Hello everyone, welcome to Abipedia. This is Ankur Pawar. I hope you all are doing well. So in this today's session, we are going to discuss about some static GK questions. So as you know, in your exam, there is the topic that is section, and that is general knowledge or general awareness. And in this section, we can expect some questions from the geography section. और ज्योग्राफी की भी अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है ज्योग्राफी के अंदर, वहाँ से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। तो आज का जो सेशन है उसके अंदर हम वही चीज़ें जो हैं डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इजी रहेगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बट यस, जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हर एग्जाम्स के अंदर इनमें से एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर एक सेशन में से आपका एक क्वेश्चन भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सके या आपके काम आ सके तो ये एक अच्छी चीज़ होगी, ठीक है। तो इसलिए हम आज का जो सेशन है उसमें कुछ स्टैटिक क्वेश्चन जो है जीके के लेके आए हैं। इसी तरह से हम अदर जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब ज्योग्राफी के अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप पीएसपीसीएल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए अभी पीडिया की तरफ से जो एक कंप्लीट कोर्स है वो स्टार्ट किया गया है। इस कंप्लीट जो कोर्स है इसका इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो हमारी वेबसाइट भी है अभिपीडिया .abhimanyu.com के नाम से, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर कोर्स को अगर परचेज भी करना चाहिए तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, 7837773651। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जो कोर्स है उसे परचेज भी कर सकते हैं, या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको रिक्वायर्ड है तो वो भी आप ले सकते हैं। So without wasting any time, let's move to the first question, that is which country is known as the land of the rising sun? तो जैसे मैं हर बार कहता हूँ, क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे और इससे रिलेटेड दो चार क्वेश्चन जो और बन सकते हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझिए, देखिए बात की जा रही है कि कौन सी कंट्री है जिसको लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन इजी है, कई एग्जाम्स में देखा भी गया है, बट हम इस क्वेश्चन के अलावा इस टॉपिक से संबंधित 2-3 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करेंगे इसी के साथ साथ। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहने वाला है, जापान। अगर आप देखेंगे तो ये सारी जो कंट्रीज है आपको ये एशिया के अंदर नजर आ जाएगी। तो सबसे पहली चीज तो समझने वाली ये है कि लैंड ऑफ द राइजिंग सन जो ऑप्शन में भी कंट्रीज दी गई है वो भी सारी एशिया की है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या चीज है कि जापान जो राइट आंसर है वो आपका इसलिए बनता है क्योंकि जो सनराइज है ना, जब सूर्य उदय होता है तो वो क्या हमारी अर्थ की जो डायरेक्शन है, पहली चीज आप ध्यान रखेंगे जो अर्थ की डायरेक्शन है वो क्या है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। दैट मीन्स क्या है कि जो ये अर्थ है आपकी इस डायरेक्शन में मूव करती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब जो आपका सन है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो जब आपकी अर्थ ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगी तो सबसे पहले जो सन दिखेगा या फिर राइज होगा वो कौन सी डायरेक्शन से होगा, किस तरफ से होगा, तो वो आपको इस साइड से नजर आएगा कि ईस्टर्न साइड से सन जो है वो राइज कर रहा है और धीरे धीरे करके आगे की तरफ को मूव कर रहा है। जो पॉइंट ऑफ व्यू है ऑब्जर्व करने का वो क्या है, हम अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, हम सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एक्चुअली में सन तो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, अर्थ ही है जो रोटेट कर रही है, बट यस जहां से हम देख रहे हैं वहां से हमें ये नजर आता है कि जो सन है वो मूव कर रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। अब देखिए ये डिफरेंस किस तरह से है, सन तो वहीं स्टैटिक है, ठीक है, अर्थ मूव कर रही है और अर्थ भी मूव कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। बट जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि हम तो यहाँ पे स्टेबल खड़े हैं। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको नजर आएगा कि हम तो यहाँ पे स्टेबल खड़े हैं, बट जो सन है वो मूव कर रहे हैं आपका ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। अब पहली चीज तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन तो आपका ये क्लियर हो गया कि जो अर्थ है उसकी मूवमेंट कौन सी है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में वो रोटेट करती है। एंड द सेकंड थिंग इज ये जापान जो है वो आपका आंसर क्यों बनता है, क्योंकि देखिए जापान जो है ना, अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो जापान आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको जापान जो है वो नजर आ जाएगा। अब जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि जापान जिस डायरेक्शन में है, पूरे वर्ल्ड की जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन से हमें सन का जो राइज है, मतलब सन सूर्य उदय होता हुआ नजर आता है, इसलिए उसे द लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। अब एक और चीज इसके साथ क्या आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे अगर आप पिक्चर पे देखेंगे तो ये जो लाइन रेड कलर में ड्रॉ की गई है ना, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। अभी इंटरनेशनल डेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, इंटरनेशनल डेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, पहली चीज तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन आपकी 180 डिग्री पे होगी, ठीक है,
आपने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला अगर टॉपिक समझा होगा, पढ़ा होगा, तो आप जानते होंगे कि देयर आर सेवरल लाइंस जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करती हैं। ऊपर से नीचे बहुत सारी लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की जाती हैं मैप के ऊपर। उन लाइंस को लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। और उन्हीं लॉन्गिट्यूड में से जैसे 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से अलग अलग जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, उनमें से एक जो लॉन्गिट्यूड है आपकी 180 डिग्री की लॉन्गिट्यूड है। और वही 180 डिग्री की लॉन्गिट्यूड ये वाली जो रेड लाइन में ड्रॉ की गई है यहाँ पे देखने को मिलती है। ये लाइन जो है वो ड्रॉ की गई है और इस लाइन का नाम है इंटरनेशनल डेट लाइन। इसका मतलब सिंपली ये है कि जैसे ही कोई पर्सन इस लाइन को क्रॉस करेगा, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में, वैसे ही क्या होगा, जो डेट है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। और आप मान के चलिए कि कोई पर्सन जो है इंटरनेशनल डेट लाइन में आपका जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, जैसे ही वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो अगर जो पीछे डेट होगी उससे नेक्स्ट डेट आगे की तरफ आएगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल डेट लाइन ड्रॉ ही इसीलिए की जाती है ताकि हमें रेफरेंस मिले डेट्स चेंज होने का। तो जैसे ही इस तरफ मूव करेगा वैसे ही नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा, और नेक्स्ट डेट स्टार्ट होगा दैट मीन्स अब आप सन को मान के चलिए कि सन जो है उसकी लाइट इंटरनेशनल डेट लाइन से इस तरफ से इस तरफ को मूव कर रही है, आगे की तरफ को मूव कर रही है। तो जैसे ही सनलाइट आगे की तरफ को मूव करेगी, तो जापान में सबसे पहले जो क्या है मॉर्निंग आपको देखने को मिलेगी। दैट्स वाई जो जापान हो गया आपका लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय द एरिया। बहुत ही इजी आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या है, एशिया है। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरह से है यहाँ पे। देखिए, एक तो एशिया के अंदर सबसे खास बात क्या है ना, जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े साइज के कॉन्टिनेंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं, बट एशिया जो होगा वो आपके सबसे बड़े साइज में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और लैंड एरिया के अलावा अगर बात करें, जो सेकंड क्वेश्चन आपका निकल के आता है वो आता है आपका पॉपुलेशन के ऊपर। तो पॉपुलेशन में क्या है ना कि जो एशिया की पॉपुलेशन है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको एशिया में नज़र आ जाएगी, उसके बाद आपको अफ्रीका में नज़र आएगी, फिर यूरोप में नज़र आएगी, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरह से जो पॉपुलेशन है आपको देखने को मिल रही है। और एशिया में भी अगर बात करें तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो आपको कहाँ पे नज़र आ रही है, देर आर दी 3-4 कंट्रीज जिनकी जो पॉपुलेशन है ना, कंबाइंड पॉपुलेशन, वो कई बड़े कॉन्टिनेंट्स जो हैं, जैसे कि हम बात करें साउथ अमेरिका की बात करें, इनकी पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। अगर हम एशिया के अंदर 3-4 कंट्रीज को जोड़े, अब वो 3-4 कंट्रीज कौन सी होगी, एक तो इंडिया हो गया, एक चाइना हो गया, एक पाकिस्तान हो गया, एक इंडोनेशिया हो गया, इन और बांग्लादेश भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन है, और सिर्फ इन्हीं कंट्रीज की अगर हम पॉपुलेशन को कंबाइन करें तो कई कॉन्टिनेंट से ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी। ओके, तो अगर लैंड एरिया की बात करें उस केस में भी आपका एशिया हो जाएगा, और अगर बात करें पॉपुलेशन केस में तो उसमें भी एशिया सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच इज़ द longest mountain range in the world, तो there are the 4 mountain ranges, Andes, Himalayas, Alps and Rockies। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो माउंटेन रेंजेस है ना उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहे हैं कि लॉन्गेस्ट कौन सी है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द लार्जेस्ट, दे आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्गेस्ट। तो सारी माउंटेन रेंजेस की लोकेशन देख लेते हैं एक बार, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि लॉन्गेस्ट ही पूछा जाए आपसे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी माउंटेन रेंज कहाँ पर है। ठीक है, तो लोकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा उस इस क्वेश्चन का, तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, दैट इज द एंडीज। अब लोकेशन की अगर बात करें कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको रॉकी माउंटेन रेंज नजर आ जाएगी विच इज इन दी नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर रॉकीज माउंटेन रेंज है। उसके बाद एंडीज ये रहे आपके कहाँ पर, ये साउथ अमेरिका के अंदर आपको एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो नजर आ जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर इंडिया का ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हिमालयस देखने को मिल जाएंगे जो कि इंडिया और तिब्बत के बीच में लाई करते हैं। उसके बाद यूराल माउंटेन्स ये आपको ऊपर की तरफ को नजर आ जाएंगे, एशिया में ऊपर की तरफ को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है जो आपको वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे। इनकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है, ऑल्दो ऐसे बहुत सारे माउंटेन रेंजेस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, बट हमने मेजर माउंटेन रेंजेस की बात की है, तो 3-4 रेंजेस ही हम एक लेक्चर के अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर इनको पढ़ सकते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है और इनकी लोकेशन आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। जैसे अपलेशियन माउंटेन यहाँ पे देख लेंगे, और उसके बाद एल्प्स देख लेंगे यूरोप के अंदर। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है जिनकी आपको लोकेशन याद रखने की बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ये है आपका, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो क्वेश्चन बेसिक है बट
इन्फॉर्मेशन जो इसके साथ मिलेगी वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इससे एक नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे बात की जा रही है कि विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो आप क्या करेंगे, आपको सहारा, अरेबियन डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, अंटार्कटिक डेजर्ट, ये सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। बट अगर आप इसमें देखें तो अंटार्कटिक क्या है ना, अंटार्कटिक तो आपके सदर्न साइड में जो है पूरे वर्ल्ड के लाई करता है, और यहाँ पे आपको डेजर्ट तो देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि डेजर्ट का केस क्या होता है ना, जब भी डेजर्ट की बात आती है तो हम लोग जनरली यही सोचते हैं कि डेजर्ट मतलब कि वहाँ पे पानी नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है कि डेजर्ट मतलब एक सूखा सा एरिया होगा और वहाँ पे पानी नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है। डेजर्ट का सिंपली मतलब क्या होगा, एक ऐसा एरिया जहाँ पे वेजिटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलेंगे। अब देखा जाए तो पेड़ पौधे देखने को नहीं मिल रहे, इसका मतलब यही है कि वहाँ पे पानी नहीं होगा। बट यस, पानी किसी और फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर जो है वो अंटार्कटिक डेजर्ट है। ठीक है, अब कुछ लोगों को ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि अंटार्कटिक कैसे डेजर्ट हो सकता है, बट यस, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान देंगे ना तो इन्होंने ये नहीं पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट डेजर्ट, या फिर कोल्डेस्ट डेजर्ट, लार्जेस्ट कोल्डेस्ट डेजर्ट, या फिर हॉटेस्ट जो है लार्जेस्ट डेजर्ट। ऐसा सवाल नहीं पूछा गया, यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट। तो डेजर्ट की जब कैटेगरीज की बात करेंगे, किस किस तरह के डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, तो उसमें देखिए कोई भी एक ऐसा एरिया जहाँ पे वेजिटेशन ग्रो ना करती हो या फिर बहुत कम हो, मतलब कि पेड़ पौधे ना हो वहाँ पे, वो आपका डेजर्ट की कंडीशन में आता है। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि वहाँ पे पानी भी नहीं होता है, बट पानी लिक्विड फॉर्म में आपका देखने को नहीं मिल रहा, सॉलिड फॉर्म में तो हो सकता है। जैसे अंटार्कटिका की बात करें, ये आपका कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, यहाँ पे बर्फ़ की शीट जमी हुई है, बहुत काफ़ी गहरी, कई फीट जो मोटी बर्फ़ की शीट जमी हुई हैं, और पूरे अंटार्कटिका के पूरे एरिया में आपको ये देखने को मिलेगी। तो अगर एरिया वाइज चले जाएं तो अंटार्कटिका का साइज़ इन सभी से ज़्यादा बड़ा है, और हम उसे डेजर्ट की कैटेगरी में भी रखते हैं क्योंकि वहाँ वेजिटेशन तो है नहीं, पेड़ पौधे तो है नहीं। दैट मीन्स सबसे बड़ा साइज़ तो क्या होगा, अंटार्कटिका का ही हम देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें, जो अरेबियन हो गया, गोबी हो गया, सहारा डेजर्ट हो गया, ये भी डेजर्ट्स ही हैं, बट साइज इनका छोटा है। दे आर दी हॉट डेजर्ट, मतलब यहाँ पे गर्मी है। हॉट डेजर्ट जिस तरह से हमारे देश के अंदर हॉट डेजर्ट है राजस्थान वाला, सेम उसी तरह से ये है। हमारे देश के अंदर एक और डेजर्ट भी है जो कि कोल्ड डेजर्ट है, जिसका हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं, जो कि आपको लद्दाख और लाहौल स्पीति वाला एरिया, जो हिमाचल के अंदर लाहौल स्पीति है, और जम्मू कश्मीर का जो मतलब एक डिवीजन है अलग, लद्दाख, वो आपका उस एरिया में वो डेजर्ट ही है, बट दे आर दी कोल्ड डेजर्ट, वहाँ पे गर्मी नहीं है। तो टेम्परेचर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा डेजर्ट के केस में। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जहाँ पे बहुत गर्मी हो वो डेजर्ट है। हम सिंपली कह सकते हैं वो ऐसा एरिया जहाँ पे पानी की कमी हो और जहाँ पे वेजिटेशन ना हो या बहुत कम हो, वो एरिया आपका क्या होगा, डेजर्ट कहलाएगा। तो उसमें हॉट डेजर्ट भी है, कोल्ड डेजर्ट भी है। तो अगर कोल्ड डेजर्ट के केस में लेके देखा जाए तो अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है जहाँ पे आइस शीट ही बिछी हुई है पूरे एरिया में, तो ये भी आपका एक डेजर्ट की कैटेगरी है। सो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे डेजर्ट आपको नजर आते हैं, तो इनकी लोकेशन भी आपकी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सहारा डेजर्ट की अगर मैं बात करूँ तो सहारा डेजर्ट अफ्रीका के अंदर है, नामीब डेजर्ट आपका अफ्रीका के अंदर है, कालाहारी डेजर्ट आपका अफ्रीका के अंदर है, कारो डेजर्ट अफ्रीका के अंदर है। इन डेजर्ट्स की लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेरुवियन, आटाकामा, मोंटे एंड पेंटागोनियन, पैटागोनियन जो है ये आपके कहाँ पे देखने को मिलेंगे, साउथ अफ्रीका के अंदर साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद ग्रेट बेसिन, मोजावे और सिनुहुआन, ये आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। ठीक है, जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंटेड है दैट्स आर दी कोल्ड डेजर्ट, और जो अदर कलर से रिप्रेजेंट है दैट आर दी कोल्ड हॉट डेजर्ट या फिर वार्म डेजर्ट। उसके बाद सेंट्रल एशिया में स्टेपीज, ये वाला एरिया है। गोबी डेजर्ट आपको देखने को मिल जाएगा चाइना में। उसके बाद थार डेजर्ट की अगर बात करें इंडिया में, और ऑस्ट्रेलिया का द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये आपके अदर डेजर्ट जो है। तो इनकी लोकेशन आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अभी से एक क्वेश्चन के साथ अगर देखा जाए तो हमारे क्या हो गया, 8-9 क्वेश्चंस जो है बन जाते हैं, क्योंकि लोकेशन जो है किसी भी डेजर्ट की आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये चीज़ आप एक ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो 4 रिवर आपको यहाँ पे नजर आ रही है ऑप्शन में, दैट इज द नाइल, अमेजोन, यांगसे, मिसिसिपी। 4 रिवर्स आपके यहाँ पे देखने को मिल रही हैं।
तो देखिए इसके राइट आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पे नाइल रिवर जो है इसका राइट आंसर है। नाइल रिवर अफ्रीका के अंदर फ्लो करती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अमेजोन, ये आपके साउथ अमेरिका, दिस इज़ इन द चाइना एंड दिस इज़ इन द अमेरिका। तो 4 अलग अलग रिवर्स हैं यहाँ पे। नाइल रिवर की लोकेशन की बात करें, ये भी लोकेशन क्योंकि पूछी जा सकती है, तो ये आपकी कहाँ पर होगी, अफ्रीका के अंदर फ्लो करती हुई नजर आएगी। अमेजन रिवर की बात करें साउथ अमेरिका के अंदर है, बेसिकली ब्राज़ील वाला जो एरिया है वहाँ पे ये फ्लो करती हैं। यांगसे रिवर की बात करें इट इज़ इन दी चाइना, और मिसिसिपी की बात करें इट इज़ इन दी अमेरिका, ठीक है। तो सभी की लोकेशन इंपॉर्टेंट है। अब रिवर की बात करें जो आपकी नाइल रिवर है, जिसको नील नदी भी कहा जाता है, तो देखिए यहाँ से ये आपको ओरिजिनेट होती हुई नज़र आ जाएगी, विच इज़ इन दी, कहाँ है, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, यूरोप में, काफ़ी इंपॉर्टेंट सी है। वहाँ से ये ओरिजिनेट होगी, उसके बाद इजिप्ट होते हुए, सूडान होते हुए, साउथ सूडान और युगांडा में होते हुए यहाँ पे लेक विक्टोरिया है, ठीक है, जो कि आपको नज़र आ जाएगी यहाँ पे रवांडा और केन्या के पास वाली जगह में। तो लेक विक्टोरिया है यहाँ पर, जहाँ पर आके ये नदी अपना पानी जो है सारा डाल देती है। अब देखिए ये जो रिवर है ना, इसको लाइफ लाइन ऑफ द अफ्रीका भी कहा जाता है। नाइल रिवर को वो इसलिए कहा जाता है बिकॉज काफ़ी सारी कंट्रीज से होकर ये गुजर रही है, और अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि मेजर पोर्शन ऑफ दैट कॉन्टिनेंट इज लाइज इन दी, कहाँ पर, या तो इक्वेटोरियल एरिया में लाई करता है या फिर ट्रॉपिकल एरिया में लाई करता है। अब ये दोनों जो जगह है ना, यहाँ पर क्या होता है, धूप बहुत तेज़ होती है, सनलाइट बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो जितना भी ज़मीन पे पानी होता है ना, वो इवेपोरेट होके ऊपर चला जाता है वाष्प बनकर, तो ज़मीन पे पानी की कमी देखने को मिलती है। और ऊपर से अफ्रीका वाला जो एरिया है वहाँ पे वेजिटेशन भी कम है, पेड़ पौधे भी कम देखने को मिलते हैं, तो पानी की कमी है। तो ये रिवर जो है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर जो है अफ्रीका के अंदर देखने को मिलता है हमें। ओके, तो क्या चीज़ याद रखनी है, रिवर्स के नेम, उनकी लोकेशन, और सबसे लंबी नदी कौन सी है वो भी। इसके साथ एक और क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं, वो क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया था वो तो था कि लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। अगर आपको पूछ लिया जाए ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर, तो वो आपकी अमेजोन रिवर होगी। अब लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में डिफरेंस क्या हो गया ना, लार्जेस्ट रिवर मतलब कि जिसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा है। देखो नदी तो लंबी कोई भी हो सकती है, ठीक है, बट उसके अंदर पानी कितना है ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो लार्जेस्ट की अगर बात करें तो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ना, अमेजोन रिवर के अंदर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर तब उस केस में ये होगा। आगे अगर बात करें, विच इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द थाउजेंड लेक, तो कौन सी ऐसी लैंड है विच इज़ नोन एज द थाउजेंड लेक। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, फिनलैंड, कनाडा, रशिया और स्वीडन। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से चारों ऑप्शंस जो आपको कहाँ नज़र आ जाएंगे, दे ऑल आर लाइज इन दी टेम्परेट रीजन, ठीक है। अलग अलग रीजन्स होते हैं ज्योग्राफी के अंदर, इक्वेटोरियल हो गया, ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट हो गया, पोलर रीजन हो गया, तो ये सारे टेम्परेट रीजन में नजर आ रहे हैं। चार ऑप्शन, फिनलैंड, कनाडा, रशिया एंड स्वीडन। सो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, फिनलैंड इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। देखिए फिनलैंड की खास बात क्या है, टेम्परेट रीजन में लाइक करता है, और यहाँ पे फिनलैंड में बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं उनकी वजह से ग्लेशियर लेक्स जो है वो बहुत बनी हुई हैं। फिनलैंड के अंदर लगभग छोटी बड़ी मिला के 1.5 लाख से ऊपर जो लेक्स हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। दैट्स वाई इसे लैंड ऑफ द लेक्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर किसी एग्जाम में बार बार जो है रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, लैंड ऑफ द थाउजेंड लेक आप कह सकते हैं, दैट इज द फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। सो आइलैंड के बारे में बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गुयाना और मेडागास्कर। तो सबसे पहले आइलैंड समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन देखिए, ग्रीनलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यू गुयाना है, मेडागास्कर है। आइलैंड क्या है, एक ऐसा लैंड एरिया, कोई भी ऐसा लैंड एरिया विच इज कवर्ड बाय द वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से जो है पानी से कवर्ड है। तो वो जो ज़मीन होगी जो चारों तरफ से पानी से कवर्ड होगी उसी को आपका आइलैंड कहा जाएगा। अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे पूछा गया है कि लार्जेस्ट, सबसे बड़ा होना चाहिए। अब देखिए अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया भी एक तरह का, हम उसे कॉन्टिनेंट की कैटेगरी में रखते हैं बिकॉज उसका साइज़ बड़ा है, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो वो चारों तरफ से पानी से कवर्ड है, ठीक है, तो वो भी एक तरह का आइलैंड हो गया।
न्यू गुइना की बात करें वो भी आइलैंड हो गया, और मेडागास्कर की बात करें अफ्रीका के पास तो वो भी एक आइलैंड हो गया, और ग्रीनलैंड की अगर बात करें तो ये भी एक आइलैंड है, ठीक है। बट इसकी अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज द ग्रीनलैंड, बिकॉज द साइज ऑफ द ग्रीनलैंड इज लार्जर देन दी जो अदर 3 ऑप्शन हैं उनमें अगर हम बात करें। ये पूरा आपको ग्रीनलैंड नजर आ जाएगा, ठीक है। अब ये ग्रीनलैंड कहाँ है, तो ये आपका यूरोप से भी ऊपर की तरफ को पड़ता है, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो आपको क्या नजर आ जाएगा कि इस तरह से आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से जो है वो आपको क्या नजर आएगा, यूरोप नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह पे यहाँ जैसे आपको जो ये ग्रीनलैंड वाला हिस्सा है वो देखने को मिलेगा, और ये आपका ग्रीनलैंड है। तो अगर साइज़ की बात करें तो ये बाकी अदर्स जो हैं ऑप्शन उनमें सबसे बड़ा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ग्रीनलैंड, आपको ऑप्शन ए जो है वो देखने को मिलेगा, ओके। उसके बाद बात करें, द पनामा कैनाल कनेक्ट्स विच टू ओशंस, पनामा कैनाल के बारे में बात की जा रही है। अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, आर्कटिक एंड पैसिफिक ओशन। अब सबसे पहले कैनाल की बात समझते हैं, कैनाल होता क्या है। कैनाल एक नहर है, हिंदी में अगर बात करें तो उसे नहर कहा जाएगा, और एक ऐसी नहर जैसे कि हमारे यहाँ पर इंदिरा गांधी क्या है कैनाल है, जो कि कहाँ है, सतलुज से पानी जो है प्रोवाइड करती है, पंजाब होते हुए राजस्थान तक जाती है। तो वो एक नहर है जो कि नदी से अलग करके बनाई गई है, सतलुज नदी से। तो उसी तरह से एक पनामा कैनाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है, जिस तरह से स्वेज कैनाल है, ठीक है, वो भी आप देखेंगे आपको नजर आ जाएगी रेड सी को कनेक्ट करते हुए यूरोप के साथ। बट उसी तरह से जो पनामा कैनाल है वो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और ये किसको कनेक्ट करती है, ये 2 ओशियंस को कनेक्ट करती हैं, अटलांटिक एंड द पैसिफिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं किस तरह से ये चीज़ देखने को हमें मिलती है। देखिए है क्या ना कि जो साउथ अमेरिका है नॉर्थ अमेरिका है, अगर मैं उसकी बात करूं, अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताएं तो देखिए कुछ इस तरह से आपका नॉर्थ अमेरिका आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका के नीचे ही आपका इस तरह से जो साउथ अमेरिका है वो नज़र आ जाएगा। अब दिक्कत ये है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी शिप यहाँ से आ रहा है, इस तरफ एशिया है ना आपका, यहाँ पे एशिया है, तो एशिया से मान लीजिए कोई भी शिप आ रहा है और उसने क्या करना है, यूरोप के अंदर जो है अपना बिजनेस करना है, तो होगा क्या, उसे या तो पूरा ये जो अफ्रीका है उसके नीचे से गुजरना पड़ेगा, पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। यही एक ऑप्शन है जिसके थ्रू वो ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो पूरा साउथ अमेरिका के नीचे से घूम के आना और फिर ये आपका यूरोप में आके यहाँ पे डिलीवर करना सामान, ये काम तो इस तरह से हो सकता है, बट ये बहुत ज़्यादा लंबा रूट हो जाएगा। तो उस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है इसके बीच में यहाँ का जो एरिया है ना वो बहुत कम लैंड एरिया है, वहाँ पे मैन मेड एक कैनाल जो है उसकी फॉर्मेशन की गई। अभी जो मैन मेड कैनाल है उसकी मैं बात करूँ तो नज़र कैसी आती है, तो देखिए ये वाला जो एरिया है ना, ये इस तरह की कैनाल जो है आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से शिप्स जो हैं वो एंटर करते हैं, चाहे आप इसे अटलांटिक वाली साइड मान लो चाहे पैसिफिक वाली, यहाँ से शिप्स जो है वो एंटर करते हैं, और इसी तरह से जो कैनाल आगे चलती 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 पैसिफिक ओशन में जाके या फिर अटलांटिक ओशन में आगे जाकर मिल जाएगी। तो ये जो कन्फ्यूजन थी, अब अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे कैरेबियन सी आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद यहाँ से ये कैनाल जो है इस तरह से, पनामा कैनाल जो है इस तरह से रन करती हुई आगे चली जाती है, ठीक है। तो ये 2 ओशंस को कनेक्ट कर रही है, दैट इज द अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चन हैं, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। हमने क्वेश्चन जो है वो 10 के अराउंड जो है 8-10 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट किए हैं, बट येस इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा नॉलेज गेन की है ना उसके अंदर हमने काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं वो अटैम्प्ट किए हैं। तो अगर देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे आज के सेशन के अंदर 20-25 क्वेश्चन जो है वो हो चुके हैं, और आई होप आपको अगर चीज़ें समझ में आई होगी तो इन चीज़ों से मतलब इन टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई अदर क्वेश्चन भी आता है तो वो आप इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें हमारी जो वेबसाइट है abipedia.abhimanyu.com, आप इस पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे चूज़ एग्ज़ाम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सबसे ऊपर ऑप्शन है, और अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम्स के जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप किसी भी जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें आपके एग्ज़ाम के बारे में, तो पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो ये पोर्शन था, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे जो कोर्सेज़ है वो नज़र आ जाएंगे, ठीक है। अब इन कोर्सेज़ में डिपेंड करता है आप जो भी कोर्स बाय करना चाहें, परचेज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो माइक्रो कोर्सेज़ है ना वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे।
देखिए जैसे यहाँ पे अभिपीडिया के माइक्रो कोर्सेज हैं, तो आप इन पे अगर क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वहाँ पर आपको क्या होगा, जो माइक्रो कोर्सेज हैं अभिपीडिया की तरफ से डिज़ाइन किए गए हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये सारे जो माइक्रो कोर्सेज हैं आप इनको परचेज कर सकते हैं, और इन माइक्रो कोर्सेज के अंदर क्या होगा, आपके सब्जेक्ट वाइज, मतलब कि अगर आपका जो जीके वाला पोर्शन है उसमें अगर कहीं पे आपको लगता है कि वीक है तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। और या फिर अगर कोई भी दूसरा जो है आपके सब्जेक्ट के अंदर है, चाहे मैथ्स वाला हो गया, लॉजिकल रीजनिंग है, तो वो सेपरेटली भी आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही है, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।